यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वह भी मुझे घबराई हुई औरत के रूप में परामर्श देता है, परंतु वह इस तरह की बात नहीं करता है। ये सब कुछ मैं आपके सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना है मिस्टर होम्स कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि इन खतरों से घिरे रहते हुए मैं इनके बीच कैसे रहूं? मैडम, मैं आपकी बात को पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ। मेरा नाम हेलेन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ, जो इंग्लैंड की पुरानी सैक्सन फैमिली सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टॉकमोरान के रॉयल्स के बचे हुए अंतिम व्यक्ति हैं। होम्स ने स्वीकृति से अपना सर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूँ। किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर तथा पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थी। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदत वाले थे। रीजेंसी के दिनों में यह परिवार एक जुआरी के हाथों में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ एकड़ जमीन और 200 साल पुराना वह घर, जो कि अब गिरवी पड़ा है, इनके सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में दयनीय तरीके से खींची, पर उसके एकमात्र बेटे यानी कि मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया, जिससे वे डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कोलकाता चले आए, जहाँ अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई किसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खानसामे को लगभग मार ही डाला था। फांसी की सजा से वे बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रायलाट भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थी। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा थी और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की ही थी। मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था और यह पूरा का पूरा उसने डॉक्टर रायलाट को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वे 8 साल पहले क्रीक के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रायलाट ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी और हमें साथ लेकर स्टॉकमोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसा हमारे लिए छोड़ा था, वो हमारी ज़रूरतों के लिहाज से काफ़ी था और हमारी खुशियों में बाधाएं आएंगी, ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता था। परंतु इस साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय, जो कि उन्हें देखकर बहुत खुश हुए थे कि स्टॉकमोरान के रायलाट वापस घर आ गए, उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया और कभी कभी ही बाहर निकलते थे, वह भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और उससे झगड़ा करने। गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक आनुवांशिक आदत रही है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक गर्म मुल्क में रहना भी रहा है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला से बन चुकी थी, जिसमें 2 तो पुलिस थाने में जाकर खत्म हुए और फिर वे उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरने भागने लगे थे, क्योंकि उनमें काफ़ी शारीरिक बल था और गुस्से में वे बेकाबू हो जाते थे। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को चार दीवारी से नीचे नदी में फेंक दिया था। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलकर इकट्ठा किया था, उसे देकर हमने इस दूसरी मुसीबत से अपना बचाव किया। कुछ घुमंतू बंजारों को छोड़कर कोई भी उनका मित्र नहीं था। उन्होंने झाड़ झंगार से भरी अपनी जमीन, जिसमें हमारी खानदानी जागीर का भी पता चलता था, इन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। बदले में वे अपने तंबुओं में इनका आतिथ्य सत्कार करते थे और कभी कभी इनके साथ सप्ताहांत में दूर कहीं घूमने भी चले जाते थे। भारतीय जानवरों के प्रति भी उनकी दीवानगी थी, जो कि उनके पास वहां से भेज दिए जाते थे। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है और ये दोनों ही उनके मैदान में खुले घूमते रहते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयावह है जितना कि उनके मालिक। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी और मेरी बहन की ज़िंदगी में अब तक
वो भी बड़ा सुख नहीं रहा। हमारे यहाँ कोई भी नौकर नहीं टिकता था। एक लंबे समय से हमने खुद ही घर का सारा काम किया है। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, फिर भी उसके बाल मेरी ही तरह सफ़ेद हो गए थे। क्या तुम्हारे बहन की भी मौत हो चुकी है? उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है और उसी की मौत की वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरह की अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, हम अपनी उम्र और स्थिति के शायद ही किसी और व्यक्ति को ऐसी हालत में देखना चाहेंगे। हमारी माँ की एक अविवाहित बहन यानी हमारी एक मौसी भी है, जिनका नाम मिस ऑनोरिया वेस्टफेल है। वे हैरो के पास रहती हैं। हमें कभी कभी ही इनके घर में जाने का मौका मिलता है। 2 साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहाँ गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात नौसेना के एक मेजर से हुई, जो कि अभी आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था और जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया। वापस लौटकर मेरी बहन ने इसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने शादी का विरोध नहीं किया था, परंतु शादी के तय तारीख से 15 दिनों पहले ही वह भयानक घटना घट गई, जिसने मेरी अकेली शादी को मुझसे छीन लिया। शर्लक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका सिर कुशन पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी अंध-मुदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा, फिर बोले, कृपया खुलकर बताएं। मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर घटना मेरे याददाश्त में बनी है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वह इमारत बहुत ही पुरानी है और अब इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में शयन के कमरे निचले तल पर हैं और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में है। इन कमरों में से पहला कमरा डॉक्टर रायलाट का है, दूसरा मेरी बहन और तीसरा मेरा खुद का है। उन कमरों में आपस में कोई संपर्क नहीं है और वे सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूँ? बिल्कुल ठीक। तीनों कमरों की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती हैं। उस भयावह रात को डॉक्टर रायलाट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे। हालांकि हम जानती थीं कि वे सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उस भारतीय सिगार की तेज महक से परेशानी होती थी, जिसे पीने की उनकी आदत थी। वे अपने कमरे से निकलकर मेरे पास चली आई और वहाँ कुछ देर बैठकर उसने अपनी होने वाली शादी के बारे में कुछ बातें भी की थी। 11 बजे वह मेरे पास से जाने के लिए उठी। फिर दरवाजे पर थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर देखा और बोली, ये बताओ हेलन, क्या तुम रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते सुना है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज़ तो सीटी की तरह नहीं निकलती होगी। बिल्कुल नहीं। पर क्यों? क्योंकि पिछली कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे मुझे हमेशा एक धीमी पर साफ सीटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं कच्ची नींद में ही सोती हूँ और इसलिए इसकी आवाज़ मुझे जगा देती है। मैं यह नहीं बता सकती कि यह आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि शायद तुमने इसे सुना हो। नहीं, मैंने नहीं सुना। यह धूल ठहरे उन बंजारों की होनी चाहिए।